मेट्रो न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को आपकी मेज़बान अली ज़ाकिर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा रमज़ान का खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान के रंग ग्रेस के संग। और हमारे इस प्रोग्राम में रोज़ाना यकम रमज़ान से जो है वो मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमान, जिसमें डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, एजुकेशनिस्ट, बिजनेसमैन आपके सामने हमारे साथ यहाँ हाजिर होते हैं। और आज भी हमारे साथ मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ गेस्ट यहाँ मौजूद हैं। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ जो है मेरे को होस्ट मौजूद हैं। मेट्रो वन देखने वाले तमाम नाजरीन को और स्टूडियोज में मौजूद तमाम हाजरीन को रबिया आदिल खान का अस्सलाम वालेकुम। आपका और हमारा साथ यकम रमज़ान से चांद रात तक का है। और जैसे अली ने आपको बताया कि मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हमारे साथ मौजूद होती हैं, तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास तारिक खान तनूली साहब मौजूद हैं। सेफ चिल्ड्रन थैलेसीमिया पाकिस्तान मूवमेंट, इनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इन्होंने और इनकी बेटी ने पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में थैलेसीमिया से जो चार बच्चे हैं उनका इलाज करने में और उनको उस इलाज की अवेयरनेस देने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। सर, आपको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। इसी के साथ हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर फारिया उस्मानी साहब मौजूद हैं, जो कि जर्नल सर्जन हैं। मैम, आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। आपसे बहुत सारे सवालात मुझे करने हैं, वो ख़वातीन की हेल्थ से रिलेटेड स्पेशली। इसी के साथ हमारे साथ रिजवान अहमद मौजूद हैं, जो कि सीनियर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर और सप्लायर हैं। सर, आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर अहमद राना, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जरगा वेलफेयर एसोसिएशन के। सर, आपको बहुत बहुत प्रोग्राम में खुशामदीद। तमाम मेहमानों को हमारे शो में खुशामदीद। राना भाई, हम बिज़नेस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में हर चीज़ महंगी होती जा रही है। अवाम इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना चाहती है, तो आप लोग क्या कहते हैं कि गोल्ड में उससे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या अभी जिस तरह सिल्वर की एक बड़े ट्रेंड चल रहा था, ये सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? कौन सी चीज़ बेहतर है? देखिए अली, आपने दोनों सवाल एक साथ कर लिए, गोल्ड के और सिल्वर के दोनों। होता ये है कि गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट है वो तो अगर तारीख उठा के देखें तो शुरू से पहले दिन से ही लोग गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। और गोल्ड में मैं समझता हूँ आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और रही बात सिल्वर की, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट जो है ना करनी भी चाहिए, नहीं भी करनी चाहिए, क्योंकि सिल्वर के अंदर इस टाइम ज़्यादातर जो है ना इन्वेस्टर जो है ना आ चुका है सिल्वर के अंदर। और सिल्वर की मार्केट को इतनी ज़्यादा ऊंच नीच सिल्वर की मार्केट को देखने में मिली है, जिससे मैं समझता हूँ सिल्वर में आप रिस्क ना उठाएं, गोल्ड सबसे बेस्ट है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। जिस तरह का माहौल चल रहा है, जंगी हालात चल रहे हैं, और गोल्ड आपकी एक्चुअल करेंसी है जो कि पूरी दुनिया में मानी जाती है। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, आप दुनिया में कहीं भी जाके उसको दे दें तो गोल्ड को फ़ौरन जो है ना ख़रीद लिया जाता है। वो चांदी में या सिल्वर में जो है ना लोग थोड़ा सा एहतियात करते हैं ख़रीदते टाइम। तो मेरा मशवरा ये है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेफ़ है। यानी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेफ है, जो कहीं बातें और जो ट्रेंड चल रहा होता है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। मैं तारिक साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुआलजा बहुत मुश्किल है, कॉस्टली है, ठीक है, और बेयरेबल नहीं है बहुत से लोगों के लिए। तो आपने शहर के या मुल्क के पसमानदा इलाकों से आपकी बेटी ने ये काम शुरू किया, तो इसके हवाले से बताएं, और थैलेसीमिया के हवाले से ज़रा बताएं कि इसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक एहसास मौजू के ऊपर मुझे भी यहाँ बुलाया। मैं कराची का बेटा हूँ। कराची से जाकर मैंने भक्खर, जो कि मियाँ वाली के करीब है, वहाँ पर थैलेसीमिया सेंटर काम करवाने में मावनत की। इसके साथ साथ हज़ारा की तारीख़ में वहाँ कहीं पे भी थैलेसीमिया सेंटर नहीं था, और 2 थैलेसीमिया सेंटर, एक गवर्नमेंट के अयूब टीचिंग हॉस्पिटल में और एक प्राइवेट जो है वो हमारे एक जनरल साहब हैं रिटायर्ड, उनकी बेटी भी थैलेसीमिया मेजर है, हाजरा हमजा थैलेसीमिया सेंटर। मैंने उनका क़याम अमल में लाने में मावनत की। सबसे बड़ी बात यह है कि थैलेसीमिया 2 माइनर के दरमियान शादी के बाद पैदा होने वाला बच्चा, जो चंद दिनों के बाद माँ के दूध के बजाय मेरे और आपके खून का मतमनी होता है। और सबसे बड़ा नाजुक मसला ये है कि हमारे मुल्क में आज तक ब्लड डोनेशन के हवाले से कोई ज़बरदस्त किस्म की अवेयरनेस नहीं है, ना स्कूल कॉलेजेस में, ना यूनिवर्सिटीज़ में, ना किसी जगह पर। दीगर इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर जो है लोगों को आगाही होती है कि 18 साल, हमारे लोग समझते हैं कि पता नहीं खून देने से खुद कोई बीमारियां आ जाती हैं। थैलेसीमिया के बच्चे को रेड सेल्स की ज़रूरत होती है, वो मेरे और आपके ज़रिए उससे चाहिए होता है। उसके बाद उसके जिस्म में आयरन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अदवायात के ज़रिए वो आयरन जो है वो ख़त्म होता है। लेकिन उस अदवायात का इस वक्त इंटरनेशनल से आना और डॉलर का महंगा होना सबसे बड़ा हमारे लिए मसला है। और मैं इस मौके पर, आप मेरे साथ डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं, तो हम दोनों सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये फैमिली आजमाइश और सब्र तो अल्लाह की तरफ से लेके आती है, लेकिन स्टेट और मुगीर हजरात
का तावन ही इनके बच्चे को जो है कि माँ सवाए मौत ज़िंदगी की तरफ लेकर जा सकता है। बिल्कुल तारिक भाई, बहुत अच्छा काम और बहुत नेक काम कर रहे हैं, जिस पे पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर भी काम होना चाहिए और हो भी रहा होगा। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन, अपने खून के एहतियात ऐसे बच्चों के लिए जिनकी ज़िंदगी सिर्फ आपके एहतियात के डोनेशन से जो है वो बचाई जा सकती है, या वो ज़िंदा रह सकते हैं सिर्फ आपकी डोनेशन से, आपके ब्लड डोनेशन से। और इसी के साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम एक बीमारी आज हमें ज़हर बहस आती है कि अक्सर लोगों को पित्ते में जो है वो एक स्टोन हो जाता है, जिसकी सर्जरी मैंने आपके पास भी देखा कि काफ़ी ज़्यादा ये बीमारी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसको किस तरह रोक सकते हैं? देखें, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू कि मुख्तलिफ अवेयरनेस टॉपिक्स पे बात करने का मुझे यहाँ पे मौका मिल रहा है ताकि आवाम को इस चीज़ का पता चल सके। दूसरी बात ये जो इससे आपने कहा कि पित्ते की पथरी आजकल बढ़ रही है। सर, हर बीमारी में दो अवामिल हैं। एक सबसे पहला अवामिल तो ये है कि अब डायग्नोसिस रेट बढ़ गया है कि हमारे पास इतनी इन्वेस्टिगेशंस आ गई हैं कि वो पहले डायग्नोस हो जाता है, पहले अनडायग्नोस चले जाते थे। सेकेंडली, हमारा लाइफ स्टाइल, जो बहुत सारी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल और हम लोग जो चिकनाई और मुरक्कन खाने और जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होना, ये सब चीज़ें जो हैं ये मेजर कॉज हैं इसके। वैसे पित्ते की पथरी के लिए जो है वो सबसे पहले आप फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है, मेल्स में होती है तो जो है वो डेंजरस होती है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स में जो फैटी, फर्टाइल, 40 से अबव, फेयर। लेकिन अब ये कंडीशन इतनी चेंज हो गई है कि मेरे पास 16-16 साल की लड़कियां जो कि इंतहाई दुबली पतली होती हैं और उनमें कोई भी एफ नहीं होता और बिल्कुल दुबली पतली होती हैं, उसमें भी पित्ते की पथरियां आ रही हैं। इसमें हमारी इम्प्योरिटी इन डाइट, हम लोग जो घी खाते हैं, जो तेल इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड का जो ट्रेंड आ गया है हमारी लाइफ स्टाइल में, और वॉक करना, एक्सरसाइज करना या इवन घरेलू काम काज करना, वो हम सब ने छोड़ दिया है। तो उसकी वजह से भी जो है ये चीज़ बढ़ती है। इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल ख़वातीन में एक बीमारी है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और इलाज भी लोगों को नहीं पता। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इस वक्त हर 8वीं औरत पाकिस्तान में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की शिकार है। और ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कैंसर है जो कि अगर बर वक्त डायग्नोस हो जाए तो 100% मैं कह रही हूँ काबिले इलाज है, यानी कि जैसे वो मर्ज था ही नहीं। हम लोग जो हैं, पेन नहीं हो रहा, गांठ है, एक तो इस बारे में बात करने में जो है हम लोग जो है ना वो झिझकते हैं, शर्माते हैं कि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे बारे में बात नहीं की जाएगी। लोग अपने घर वालों से नहीं बात करते। हालांकि अगर ये टाइमली डायग्नोस हो जाए तो ये 100% क्योर हो जाएगा। दूसरा जो मसला हमारे ट्रीटमेंट में आता है वो लोगों की पॉवर्टी आती है। उसके लिए जैसे कि डिफरेंट लोग जो हैं अपनी ज़कात, खैरात जो भी देते हैं, अगर डोनेशंस में दें ऐसे मरीज़ों के लिए तो उनके लिए उनकी ज़िंदगी बन जाएगी, वो बर वक्त इलाज हो जाएगा। हमारे पास जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, बेशक वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो नाकाफ़ी हैं हमारी पॉपुलेशन को केटर करने के लिए। इसलिए अगर आप किसी ऐसे इंसान को दे देते हैं तो वो उसकी लाइफ सेव करता है, क्योंकि जाहिर है कुछ चीज़ें इंसान कंपेंसेट कर लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे उसकी अद्वियात हैं, कीमोथेरेपी है, उसकी सर्जरी में जो कॉस्ट आती है वो, या जो और इलाज रेडियोथेरेपी वगैरह में वो बेयर करना, क्योंकि उसकी बेसिक कॉस्टिंग ही इतनी होती है कि हम क्या उसका लिए कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत एक खतरनाक और बहुत सीरियस बीमारी है। अल्लाह पाक इससे लोगों को बचा कर रखो। जिनसे डायग्नोस हो चुकी है उन्हें अल्लाह पाक जो है वो सेहतियाबी अता फरमाए। रिजवान साहब, आपसे एक सवाल कि हम पिछले रमज़ान से इस रमज़ान को अगर कंपेयर करें तो सोने के या दूसरे जो मादनियात होती है इसके ज़ेवरात बनाने में पिछले रमज़ान को अगर कंपेयर करते हैं इस रमज़ान से, क्या फ़र्क आया है, कितना फ़र्क आया है, इसके बारे में कुछ? पिछले रमज़ान से और इस रमज़ान में, मतलब पिछले साल जैसे अगर 60% काम था तो इस साल जो है 30% काम रह गया है, और उसकी वजह से जो है सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हो रहा है वो कारीगर तबका मुतासिर हो रहा है। फिर उसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गारी भी फैल रही है, और फिर जो मतलब काम कर रहे थे कारीगर सालों से, वो कुछ फील्ड छोड़ रहे हैं, तो क्या कहते हैं, वो कोई बाइकें चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई इस तरह की चीज़ें जो कर रहा है, वो इस वजह से बहुत मसले मसाइल आ रहे हैं हमारी फील्ड के अंदर ख़ास तौर पे।
और सबसे ज़्यादा ये भाव बढ़ने की वजह से जो है ना, जितना भाव बढ़ता रहेगा उतना काम जो है क्योंकि हमारा सोना down की बुलंद तरफ तरीन सतह पर है इस जी, वक्त अपनी। जी। अच्छा ये बताएं कि कारीगर जेवरात जो हैं, जो ज्वेलरी है, उसको उधार पर देते हैं या नकद पर देते हैं, या जैसे हम देखते हैं कि जो इतनी सारी ज्वेलरी रखी होती है जब शॉप पे जाते हैं तो वो फिर किस तरह आप लोग क्या करते हैं, वो किसकी होती है, किस तरह उसको सेल परचेज का प्रोसेस होता है? देखें, वो उसका तरीका ये होता है, ज़्यादातर जो माल जो होता है वो 20% जो है वो कैश पे जाता है और 80% जो है वो उधार पे ही होता है सारा माल। फिर उसका प्रोसीजर ये होता है, हम दुकानदार से कमिटमेंट होती है हमारी, माल जो है वो ज़्यादातर कारीगरों का ही होता है, दुकानदार का माल नहीं होता। उसमें फिर ये होता है कि हमारी उससे कमिटमेंट होती है दुकानदार से 2 महीने 3 महीने, उससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है उसके अंदर उसको रिकवर करने में। तो ये होता है उसका प्रोसीजर, मगर माल जो है ज़्यादा सब कारीगरों का ही होता है वो। कारीगरों का जी। होता है। अच्छा, जिस तरह हम देखते हैं कि एक बिजनेसमैन या कोई जो इन्वेस्टर होता है, राना भाई, वो किसी चीज़ में जब इन्वेस्ट करने का सोचता है वो कहता है यार इसमें मुझे फ़ायदा है, नुकसान है। तो एक गोल्ड एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हर बंदा इन्वेस्ट करने को तैयार होता है। तो इसमें मुझे बताएं कि मिनिमम कोई एक इन्वेस्टर है मिनिमम कितने अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकता है, और जिसे पता चले कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट है, तो कितना अमाउंट होना चाहिए गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, या गोल्ड की शेयर्स वगैरह ऐसी भी कोई चीज़ होती है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सके? देखें, गोल्ड अली, जो गोल्ड है ना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, गोल्ड एक ऐसी धात है जो कि सदियों से चली हुई आ रही है। ठीक है, तो गोल्ड में इन्वेस्ट जो है ना, आप अपनी होल्डिंग पावर को देखते हुए आप जो है ना अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और गोल्ड एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन चीज़ है, इसमें जितना चाहे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जनूबी एशिया का जो कल्चर है, स्पेशली शादी ब्याहों में या दीगर तकरीबात में हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को हम गोल्ड देते हैं, हम जेवरात उनको देते हैं। तो जाहिर सी बात है, आए जितने दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड के प्राइस भी ऊपर जा रहे हैं। एक आम लोगों की पहुंच से जो है ना जेवरात और गोल्ड के जेवरात बहुत जो है ना उनकी पहुंच से दूर होते हुए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बेहतरीन हल ये है कि गोल्ड को आप जितनी आपकी होल्डिंग पावर है उसके मुताबिक आप जो है ना उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्ट और सेव ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेव करना आपके आगे मुस्तकबिल में आपके बच्चों के काम आ सकता है, लेकिन इन्वेस्ट करना तो इसके लिए ज़रा सोचना पड़ेगा। ये सवाल आपका बड़ा मतलब कि मुश्किल सा है। इसमें यह है कि देखें, हमारे पाकिस्तान में हमारे अवाम इस तरह के हैं कि अगर आप उनसे कहेंगे ना कि टमाटर महंगा हो गया है, ठीक है ना, तो लोग यहाँ जखीरा अंदोजी शुरू कर देते हैं, घरों में जो ना टमाटर के स्टॉक लगा देंगे, मार्केट से टमाटर शॉर्ट हो जाएगा, वो और महंगा हो जाता है। वो और महंगा हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें माफियाज होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा गोल्ड सेक्टर है उसके अंदर भी माफिया है। अब जैसे कि सिल्वर की अगर आप इंटरनेशनल मार्केट देखें ना, इस टाइम सिल्वर की मार्केट जो है ना 8,000 समथिंग जो है ना तोला चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में 2-3 हज़ार पे अपर कॉस्ट चल रही है। वो क्यों चल रही है? क्योंकि इन्वेस्टर आ गया, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इन्वेस्टर आ गया है। चाय बेचने वाला वो आके पूछता है भाई चांदी क्या रेट चल रही है, सब्जी वाला भी पूछ रहा है, मोची भी पूछ रहा है, भाई आपका क्या लेना देना। अच्छा, ये जो लोगों को इतना पता चला है, ये इसमें सोशल मीडिया का ज्यादा हाथ है कि लोग एक वायरल हो गए जी, चांदी में जो है वो इन्वेस्ट करें, चांदी में इन्वेस्ट करें। और जिन्होंने इन्वेस्ट किया अगर वो एक होल्डिंग पावर रखते हैं फिर तो ठीक है, और जिसकी इतनी पावर नहीं है कि वो उस पैसे को भूल सके कुछ अरसे तक, तो उन्हें यकीनन नुकसान हुआ है। मौजूद का वतन हज़रात, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेट्रो वन देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने गेस्ट से सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है, थैलेसीमिया की रोकथाम, क्योंकि थैलेसीमिया ज़ाहिर है एक ऐसा मोजी मसला है, इसको रोकने के लिए, या इसमें जैसे कज़न मैरिजेस हम सुनते हैं कि जहाँ कज़न मैरिजेज होती हैं वहाँ ज़्यादा ये मसला होता है, इसके लिए क्या लॉ है, क्या कानून है, क्या मतलब एहतियात है, इसके बारे में बात करें। देखिए जी, मैं तो पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी गया हूँ ना, तो अब मैं कज़न मैरिज से बाहर निकल के सोचता हूँ कि कज़न मैरिज एक अलग चीज़ थी। आज ये वक्त आगाही ना होने की वजह से एक नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान है, उसका ताल्लुक सिंध से है और उसके फादर रिटायर होते हैं, वो अपने दोस्त रिटायर होने वाले के साथ एक ताल्लुक पैदा रखने के लिए उनकी बच्ची से रिश्ता करते हैं, वो पंजाब से हैं। अब दोनों ने थैलेसीमिया टेस्ट हुआ नहीं होता है और वो शादी के बाद उनका बच्चा थैलेसीमिया मेजर। तो ये कज़न मैरिज नहीं, ये हमें होल के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए कि थैलेसीमिया से पाक पाकिस्तान के लिए शादी से कबल, जो सेनेट में कानून पास हुआ है, चारों सूबों में गालबन पास हुआ है, तो उस पर अमल होना चाहिए और शादी से कबल थैलेसीमिया टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। मेरे साथ डॉक्टर साहिबा बैठी हुई हैं। बड़ा सिंपल, CBC से सस्पेक्टेड पकड़ा जाता है थैलेसीमिया, कुछ चीज़ें होती हैं ऊपर नीचे हुई होती हैं नॉर्मल के बजाय, और उसके बाद माइनर को
डिटेक्ट करने के लिए HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाता है जो कंफर्म करता है कि ये माइनर है। तो 2 माइनर के दरमियान में शादी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए हुकूमत को जो है फिल फौरन इसका कोई ऐसा दायरा कार बनाया जाए कि या तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर फर्स्ट ईयर में, और फिर अगर हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में एजुकेशन की भी कमी है तो कम से कम 18 साल की उम्र में जब शनाख्ती कार्ड बनता है तो उस वक्त थैलेसीमिया टेस्ट जरूर होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल ऐसा इकदाम होने चाहिए ताकि किसी को भी आगे जाकर इतनी बड़ी बीमारी से जूझना ना पड़े, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो कि तनुल साहब लाइलाज है, बेशक। ऐसे ही है। अच्छा राना साहब, आपसे एक सवाल है मेरा। हम कुछ दिन पहले हमने एक चीज़ ये सुनी थी कि मलीर नदी और लियारी नदी पे लोगों को सोना मिला है, तो आपका क्योंकि ताल्लुक है इस फील्ड से, तो ये बताएं कि क्या वाकई ऐसा होता है या सोना वाकई कहाँ से आता है? अच्छा, ये सवाल पूछने का मकसद ये है, कुछ दिनों पहले हमारे साथ एक मेहमान यहाँ मौजूद थे, वो भी सुना रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कि पाकिस्तान में सोना आता कहाँ से है। तो वो वीडियो भी शायद आपने देखी होगी, उन्होंने कहा कि जी दरियाओं से बहता हुआ ये नदी और वो नदी। क्या ये ठीक है, या हम ये पूछना चाह रहे हैं पाकिस्तान में बेसिकली सोना निकलता कहाँ से, आता कहाँ से? आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है और मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने नदी जाके ढूंढी, आपको नहीं मिला। एक्चुअली ऐसा है कि देखें, हर किसी की अपनी अपनी रिसर्च होती है। अब वो जो साहब थे उन्होंने अपनी मालूमात के मुताबिक आपको जवाब दिया होगा। पूरी दुनिया में मशहूर है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के जो मकामात हैं, KPK के मकामात हैं, स्पेशली आपके सैंडिक का जो मकाम है, आपका रेकोडेक हो गया, ठीक है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की जो गोल्ड की माइंस हैं वो बलूचिस्तान के अंदर हैं। 2 बड़ी माइंस आपके सामने, सैंडिक और रेकोडेक। उसके अलावा जो KPK के इंटीरियर साइड्स हैं या जो पहाड़ी इलाका जाते हैं वहाँ से भी जो है ना गोल्ड की मादनियात रिकवर होती हैं, और इस तरह बलूचिस्तान में भी बहुत सारी जगह हैं। हाँ, ये कहना कि नदी नालों में सोना मिलेगा तो वो हो सकता है उनकी कोई अपनी रिसर्च हो तो उसके मुताबिक उन्होंने देखा हो, लेकिन पाकिस्तान का बेहतरीन पूरी दुनिया में जिसका नाम है, रेकोडेक सब जानते हैं उसको, सैंडिक को सब जानते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जिसके ऊपर सर्च भी जारी है और जो है ना गोल्ड माइन भी किया जाता है, वहाँ से माइनिंग होती है गोल्ड की। और बाकी नदी नालों वाली तो हमने नहीं सुनी। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा तारिक साहब, जिस तरह हमें पता है कि हम पाकिस्तान जो है वो हर मादनियात में जो है वो खुद कफील है। हम देखते हैं कि जी जब एक सुनार किसी कस्टमर को गोल्ड बेच रहा होता है तो उसे वो कहते हैं ये इतने कैरेट का है, इतने कैरेट का है, जो कि हम ये समझते हैं। राना भाई के साथ मैं अक्सर बैठा हूँ तो इनका भी काम है कि उसको प्योरीफिकेशन उसकी चेक करना कि जी रियल है नहीं है, इसमें कितनी मिलावट है। तो क्या जो ये सुनार कहते हैं कि जी ये 24 कैरेट है, ये इतने कैरेट है, क्या वो होता है या लोग उसका अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते? देखिए, ये काम जो है 18 कैरेट और 22 कैरेट और 21 कैरेट, ये 3 कैरेट जो हैं ये यहाँ पर बेसिक जो है वो होते हैं। मगर मेन कराची में जो चलता है 21 चलता है और 22 चलता है। फिर जाहिर सी बात है जो हम बना के काम देते हैं कराची में, उसकी हमारी प्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी होती है। जब आप क्या कहते हैं घाग को सेल कर देते हैं दुकानदार, फिर जब वो वापस लेके दुकानदार के पास वो आता है बेचने के लिए, तो असर उसका वो जब वो होता है कि ये 21 है या 22 है। तो हम जो काम बना के देते हैं 21 और 22 ये दोनों कैरेट होते हैं, तो उसमें फिर हमारी पूरी उसकी प्योरिटी की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, जो रॉ गोल्ड होता है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट जो अच्छा, तो हम कई लोगों को ये वो ज्वेलरी बना के कह रहे होते हैं जी ये 24 कैरेट है। 24 कैरेट में तो ज्वेलरी बनती नहीं है ना, 22 या 21 कैरेट यानी वो झूठ है। वो झूठ है, उसमें 24 कैरेट में ज्वेलरी बनती है, प्योर सोना होता है वो। तो ठीक है राना भाई, किस तरह से इसको पकड़ते हैं मिलावट को, क्योंकि आपका कसौटी के नाम से एक जो है वो ये इस पर आप काम भी कर रहे हैं, तो किस तरह इसको पकड़ते हैं, क्या करते हैं? और जब आपको पता चल जाता है कि जी ये सुनारी शॉप वाला है, ये बेईमानी कर रहा है, उसके बाद क्या करते हैं उसके साथ? एक्चुअली क्या है, देखिए पाकिस्तान में गोल्ड की प्योरिटी को पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड के ऊपर प्योरिटी स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अब जो नॉर्मली जो कस्टमर होता है, जो अवाम है, जब वो गोल्ड खरीदने जाते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या है गोल्ड के ऊपर लगी हुई स्टैंप देखते हैं कि ये 22 कैरेट की है, 21 कैरेट की है, वो लेकर चले जाते हैं। एक्चुअली उनको पता नहीं होता इसके अंदर इम्प्योरिटी है कितनी। उसकी मेन जो बुनियादी वजह है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई भी प्योरिटी सिस्टम, स्टैंडर्ड सिस्टम पाकिस्तान में नाफिज नहीं किया गया। कोई यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, अपनी मर्जी से जिसका दिल चाहता है वो बना रहे हैं जेवरात और चला रहे हैं मार्केटों में। इवन कि हम रोजाना पकड़ते हैं कि 21 कैरेट की स्टैंप लगी है, उसके अंदर 20 कैरेट का गोल्ड होता है। 22 कैरेट की स्टैंप लगी है तो उसमें भी 20 कैरेट का गोल्ड होता है। तो मैं समझता हूँ कि अवाम के अंदर इस तरह इस वक्त जो है ना अवेयरनेस देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़रीदार भी हैं गोल्ड के, लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि
आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं हुकूमत वक्त से ये कहूँगा, पाकिस्तान गोल्ड सेक्टर के अंदर प्योरिटी स्टैंडर्ड सिस्टम नाफिज किया जाए ताकि अवामुल नास जो है ना नुकसान से बच सकें। अगर वो 22 कैरेट या 21 कैरेट गोल्ड लेके जा रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। मतलब कि पाकिस्तान में लेकिन ज़्यादातर जो है ना 70% 60% जो पाकिस्तान में फेक स्टैंपें चलती हैं, जिसकी वजह से जो है ना अवाम को उसका ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। अपेंडिक्स ये एक मतलब अचानक ही हो जाने वाली चीज़ है। अभी मेरे भी एक जानने वालों में बहुत यंग एज में एक लड़के का ड्यूरिंग सर्जरी इंतकाल हो गया, तो अपेंडिक्स फट गई। तो इसके हवाले से क्या कहेंगी, क्यों ऐसा होता है, लोगों को कैसे पता चले और वो कितना जल्द इसका इलाज करवाएं? देखें, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि अपेंडिक्स के जो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मैदे के मुंह पे से दर्द शुरू होकर नाफ के गिर्द होता है और फिर सीधे हाथ पे आके सेटल हो जाता है। लेकिन लोग उसको ज़्यादातर बदहज़मी, घरेलू टोटके, करीबी डॉक्टर से कोई मेडिसिन ले लेना, इस पे करते हैं। ऐसा नहीं, अगर ये डायग्नोज हो जाता है, इसमें टीएलसी काउंट बढ़ा हुआ होता है, इसमें जो है ये, और उनकी ज़िद होती है कि अल्ट्रासाउंड पे तो नज़र नहीं आ रहा। ये सिर्फ क्लिनिकल हिस्ट्री वाली फाइंडिंग होती है, टीएलसी काउंट बढ़ा होता है। बाकी जो अल्ट्रासाउंड होता है वो सिर्फ एक्सक्लूजन के लिए होता है कि अगर कोई फीमेल है तो कोई ओवेरियन सिस्ट ना हो या उसमें एक टॉपिक ना हो, मेल है तो दोनों में ये होता है कि कोई यूटीआई या कोई स्टोन वगैरह ना वो हो रहा हो। सिर्फ ये चीज़ें एक्सक्लूड करने के लिए होती हैं। अपेंडिक्स विजिबिलिटी अल्ट्रासाउंड पे उस वक्त होती है जब वो काफ़ी से ज़्यादा सोलन हो चुका है, परफोरेट हो चुका होता है, या मास बन चुका होता है, या एब्सेस बन चुका होता है। सीटी स्कैन पे हाँ ठीक है कि आप कह सकते हैं कि अपेंडिसाइटिस का होता है, लेकिन इसको एज सून एज, यानी विद इन 72 आवर्स, 3 दिन के अंदर इसको ऑपरेट लाजमी करवा लेना चाहिए, वरना ये परफोरेट हो जाता है और फिर जाहिर सी बात है कि पेरिटोनाइटिस होती है, सेप्सिस में जाता है पेशेंट और फिर वो जानलेवा वैसा बच बिल्कुल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मौजूद का इतना हज़रात, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारा जो है वो आज फर्स्ट सेमीफाइनल है स्पीच कंपटीशन का, और इसी के साथ डे 5 है हमारे क्वार्टर फाइनल का नात कंपटीशन में। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मैच वन देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले उन अफराद का शुक्रिया अदा करेंगे जिनके ताउन से आप ये प्रोग्राम अपने घर पे देख रहे हैं, जिनमें अलावेद एजुकेशनल सोसाइटी है, जावेद पब्लिशर्स बोलती किताबें, ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन, इसी के साथ टी पार्टनर हमारे हैं हर पल ताज़ा चाय, रिकूल सिरप है मूव फार्मा पाकिस्तान की तरफ से, और अंसारी कुर्ता फैशन, जिनके कुर्ते आप अली को पहने हुए देख सकते हैं। आप तमाम अफराद का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने जज को वेलकम करते हैं। फरहान बलदवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह, और हमारे नात का जो है मुकाबला है उसको शुरू करते हैं, जिसका आज क्वार्टर फाइनल का डे 5 है। सबसे पहले हमारे पास जो बच्चा है वो है अब्दुल हादी जावेद द ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल से। डाइस पे आ जाइए, स्टार्ट कीजिए। करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना है शहे आली वकार। याद आता है तवाफ़े खाने काबा मुझे, लिपटना मुल्तज़िम से बालिग़ा ना बार बार। हो करम सरकार अब हो गए गम बेशुमार। इसी के साथ हमारी अगली पार्टिसिपेंट हैं जारा पटेल स्कूल से। मैं तो खुद उनके दर की गदा हूँ, मैं तो खुद उनके दर की गदा हूँ।
अपने आका को मैं नजर क्या दूं, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूं। रोज़ाए पाक पेश नजर है, सामने मेरे आका का घर है। रोज़ाए पाक पेश नजर है, सामने मेरे आका का घर है। मुझको क्या कुछ नजर आ रहा है, मुझको क्या कुछ नजर आ रहा है, तुमको लफ्जों में कैसे बता दूं, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूं। सुभान अल्लाह। हैं उर्वा अब्दुल रज़ाक दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल से। के साथ हमारे आखिरी पार्टिसिपेंट हैं अब्दुल रहमान अल हक स्कूल से। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम में फ़कीर हजम, तेरे गुन और ये लब में तलब ही तलब, तेरे गुन और ये लब में तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। दिल्हाम है जामा तेरा, कुराए मामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा
अर्शे बरी या रहमतल लिल आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ और हम इसी के साथ हम तकरीर के स्पीच मुकाबले की की तरफ कंपटीशन की तरफ चलते हैं, जिसमें आज का हमारा उन्वान है शब कद्र महज एक रात के ज़िंदगी बदलने का मौका। और इसके लिए हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं जिनका ताल्लुक़ है द ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल से, अब्दुल्ला अरशद। आज जहां हर शख्स अपने हालात और आसाइशों को बदलने में मगन है, वहां रूह के जंग उतारने का वक्त आ पहुंचा है सदर आली वकार। लोग समझते हैं शब कदर महज एक सालाना रवायत है जहां चंद घंटे मुसल्ले पर गुजार ले जाएं तो किस्सा मुख्तसर होता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं बुलंद है। यह महज कैलेंडर की कोई तारीख नहीं, बल्कि एक कायनात की वो अजीम साथ है जहां अजल से अबद तक के फैसले सादर होते हैं। ये वो घड़ी है जहां खाक के पुतले को अर्शे बड़ी से जोड़ दिया जाता है। आज का इंसान फौरी नतीजे का तालिब है। आज का जदीद और तरक्की याफ्ता दौर जो कि समाजी, माशी और इल्मी मैदान में हद कमाल को छू रहा है। आज के इस दौर में दुनिया उसी तरह अमन और अमान के मसले से दो चार है जिस तरह 1400 साल कबल पहले का समाज अमन और सलामती के मसले से दो चार था। खाली के कायनात ने हमें शब कदर की सूरत में वो अजीम रात दी है जो 7 महीने और 4 साल की मुसलसल रियाजत से अफजल है। जरा तसव्वुर कीजिए, किसी ताजिर को एक ऐसी सरमायाकारी का मौका मिले जो उसे पूरी जिंदगी के बराबर नफा दे, तो क्या वो इसे इत्तेफाक समझेगा? हरगिज नहीं। फिर हम क्यों इस रात को तस्बीह के दानों तक महदूद रखते हैं? इसे अपनी तकदीर बदलने का हथियार क्यों नहीं बनाते? सदर आली वकार, आज का जदीद दौर बदल रहा है। फैसला हमें करना है। हमारे इख्तियार में है कि हम इस रात को अपनी तकदीर बदलने का हथियार बनाएं। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख और रास्ता चुन, फिर इसके आगे थोड़ा मुकद्दर तलाश। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक भी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल से है, राबिया इम्तियाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर। शब कदर हजार रातों से बेहतर है। मौजूद सामिन ग्रामी, क्या शब कदर महज एक रात है जो हजार रातों से बेहतर है, या गुनाहों की दलदल में फंसे इंसान के लिए अपनी जिंदगी को बदलने का मौका? ये रात मुहासिबे की रात है, अपने एहतसाब की रात है। मेरा रब चाहता है कि उसके बंदे उसके दर पर गिड़गिड़ाएं, अपने गुनाहों का एतराफ करें, फिर जब एतराफ हो जाए तो नदामत के साथ तौबा करें, दोबारा गुनाहों से बचने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि सच्ची तौबा एतराफ और नदामत के साथ मशरूत है। आज जब मैं अपने माशरे पर एक नजर डालती हूँ तो हर बुराई मुझे अपने माशरे में पनपती नजर आती है। झूठ, चोरी, धोखा, फरेब, खयानत, शराब, हरामखोरी, नाजायज मुनाफाखोरी वगैरह। गोया हमने इस्लाम की रूह को पीछे छोड़ दिया और बनावटी खोल में छुप गए। आज हमने अपने घरों में सुन्नतों को छोड़कर रस्मों को जगा दी, इन रस्मों को नमूद और नुमाइश से सेंचा, मसाजिद की जगह बाजारों को आबाद किया, किताबें फुटपाथों पर और जूते शीशे के शोकेस में बिकने लगे। ज़कात, फितराना और सदके की तकसीम को फोटो सेशन बना लिया। राशन की तकसीम पर गरीब मरने लगे। जहां बुजुर्ग घरों की रौनक थे वहां ओल्ड होम सज गए। भाई भाई से दूर हुए, बेहयाई आम हुई, इज्जतें सरेआम पामाल होने लगी। औरतों के सरों से चादरें उतरी, मर्दों के हाथों से हथियार उतरे, तलवार की धार रुबाब के तार बने। नौजवान जिनको सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना था, यूट्यूबर और टिकटॉकर बन गए। रमजान की रातें खेलों के मुकाबलों की नजर हुई और इन सब के बाद फिर हम ताक रातों में मुहाफिल शबीना का एहतमाम करके बराए नाम मुसलमानियत का लिबादा उड़कर लैलतुल कद्र मनाने लगे। जहां 10-10 पारे एक रात में पढ़कर हम समझते हैं कि हमने कुरान का हक अदा कर दिया। इसीलिए मेरे रब ने कुरान में फरमाया, इन्नहु काना ज़लूमा जहूला, बेशक इंसान बड़ा ही जालिम जाहिल है। सामिन ग्रामी, शब कदर एक सुनहरा मौका है कि इन बुराइयों से निकले, अपने अंदर के मुसलमान को पहचाने और एक नई जिंदगी का आगाज करें। रब्बे करीम से दुआ गो हूं कि वह हम सबको सही मानों में लैलतुल कद्र की सादतें नसीब फरमाए। आप सबकी समातों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और हमारे साथ आज के मुकाबले की तीसरी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, इनका ताल्लुक भी द ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल से, हानिया वक्कास। आज मैं
आज मैं यहाँ मैं सवाब की खुशखबरी सुनाने नहीं आई, बल्कि इस मुर्दा ज़मीर को झंझोड़ने आई हूँ जो तस्बीह के दानों पर अपनी तकदीर तो तलाश करता है मगर अपने पाँव तले कुचली इंसानियत को नहीं देखता। लोग पूछते हैं क्या ये महज एक रात है? मैं कहती हूँ ये वो कायनाती लम्हा है जहाँ रब्बे कायनात ने पूरी ज़िंदगी का हासिल सिर्फ एक रात के इनकलाबी फैसले में समेट दिया है। अगर मैं इस रात को सिर्फ चंद दुआओं और रिवायती तस्बीहात तक महदूद कर दूं तो ये महज एक रात बन के गुजर जाएगी, लेकिन अगर मैं अपने अंदर के इंसान को झंझोड़ूं तो ये ज़िंदगी बदलने का मौका है। तारीख गवाह है कि जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने कानों में वही की आवाज़ पड़ी तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे बल्कि वो एक बल्कि वो एक मर्द आहान की काया पलट देने वाला सिलसिला था। वो एक लम्हा इनकी ज़िंदगी की शब कदर बन गया। मौजूद हाज़रीन, आज की दुनिया पर नज़र डालें तो इंसानियत लहूलुहान नज़र आती है। एक तरफ गजा के बलबे हैं जहां मासूमों पर बारूद की बारिश हो रही है और दूसरी तरफ हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान जहां एक तरफ हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान। ठीक है, करें कंटिन्यू करें। जहां गुर्बत और भूख के साए गहरे हो चुके हैं, जहां एक सफेद पोश बाप अपने आटे की थैली की कतार में गुर्बत। कोई बात नहीं, कंटिन्यू चले, कोई बात नहीं। आज मुकाबला है, आज सेमीफाइनल था तो आज आप भूल गई हैं। चलें इसी के साथ हम अपने रिजल्ट की तरफ चलते हैं। फरहान बल्दवी साहब, नाज के रिजल्ट। हम 2 बच्चों को क्वालिफाई करवा रहे हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो क्वालिफाई कर रहे हैं पार्टिसिपेंट शरीक, उनका नाम है उर्वा। बहुत मुबारक हो आपको। और पहले नंबर पे जो शरीक अगले राउंड के लिए जा रहे हैं वो है ज़ारा। बहुत मुबारक। बल्देवी साहब, स्पीच की तरफ। तकरीर के अंदर हमारे पास 2 बच्चों ने मुकम्मल तकरीर की। भाई मौजू के साथ जिस बच्चे ने जिसने मौजू पर रहकर ज़्यादा बात की, और आज मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि जो शेर पढ़ा गया वो वाक़तन कंटेंट से मुनासिबत रख रहा था। आज के शरीक जो अगले राउंड में जा रहे हैं वो अब्दुल्ला, बहुत मुबारक हो। और आज हमारा जो है ये फर्स्ट राउंड था सेमीफाइनल का और अब हम फाइनल्स की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं तो हमारे पास जो वक्त है उसमें कुछ सवालात और कर लेते हैं। राना भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हम सिल्वर पर बात कर रहे थे, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उन्हें लॉस हुआ, नुकसान हुआ, आगे जाकर क्या देख रहे हैं, कहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट खड़ी है? देखिए, अगर आप सवाल कर रहे हैं अवाम की कि अवाम को सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा जवाब ये है कि सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जेवर साजी के शोबे में जैसे गोल्ड है, जो सोना है ना, तो चांदी अभी तक गोल्ड के उस लेवल तक नहीं पहुंच सकी जो कि पहनावे में आए। और इस तरह जो चांदी की जो मार्केट ऊपर इस टाइम बढ़ी हुई है, जो अपर कॉस्ट चल रही है, वो इन्वेस्टर की वजह से है। माफिया के कुछ चंद लोग जो है ना हमारे गोल्ड सेक्टर में आए, उन्होंने बड़े भारी तरीके से जो है ना बड़ी रकम से उन्होंने चांदी को बाइंग किया और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे ये वायरल कर दिया कि आने वाले दिनों में चांदी ये हो जाएगी, चांदी वो हो जाएगी, जिससे हर शोबा जायज से वाबस्ता लोग जो है ना वो चांदी की तरफ, लालच उनके अंदर एक आ गई, चांदी की तरफ वो भागना शुरू हो गए। जिसको देखो हर मतलब कि कोई प्रॉपर्टी वाला है वो भी चांदी खरीद रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है वो भी चांदी खरीद रहा है, कोई जनरल स्टोर लगा के बैठा है वो भी चांदी खरीद, हालांकि उनको कोई तजर्बा ही नहीं है इस फील्ड का। अब आप देखिए कि करोड़ों लोग जो है ना वो चांदी महंगी खरीद के फंसे हुए हैं इस टाइम। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि चांदी कब ऊपर जाएगी। एक्चुअल जो है ना चांदी पहनावे में कभी अभी तक वो गोल्ड को जो है ना कंपेयर नहीं कर सकते हम चांदी को गोल्ड के साथ। चांदी सिल्वर जो है ना बेसिकली एक मेटल के तौर पे यूज़ हो रही है। इस टाइम जो आपकी इलेक्ट्रिक कारें हैं उसके अंदर सिल्वर यूज़ हो रहा है, आपके सोलर पैनल में सिल्वर यूज़ हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर मेटल के तौर पे चांदी जो है ना यूज़ हो रही है। और इसमें इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर 4-5 लगड़ भग्गे हैं हमारी मार्केट में, जिन्होंने अपना ब्लैक कह दें या वाइट कह दें, उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और उन्होंने दुनिया भर में ये वायरल कर दिया कि चांदी बहुत ऊपर जाएगी। तो मेरा मशवरा ये है कि भाई चांदी मत खरीदें। चांदी अगर आपने मतलब कि प्रॉफिट ही लेना है तो चांदी से बेहतर है कोई मदरसा बनवा दें, कोई मस्जिद बनवा दें, वो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। दुनिया में भी उसका मुनाफा मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी, इससे रिलेटेड है क्योंकि जैसे कि हमारी जो 80% अवाम है वो इतनी ज़्यादा अमीर नहीं है, एक तरह सफ़ेद पोशा पॉवर्टी का ही शिकार है। शादी ब्याह में जो लोग अक्सर देते हैं वो पहले सोना देते थे, चाहे कितना भी दें, 1 तोला दें, 2 तोला दें, उनका ये होता था। फिर वो आए कि वो नहीं कर सकते थे या दुल्हन की सजावट के लिए वो आर्टिफिशियल जेवरात की मदद लेने लगे, कि वो या चांदी पे वो करने लगे। तो इन्वेस्टमेंट के अलावा मैं कह रही हूँ, क्योंकि सोना जो 1 तोला भी है वो इस वक्त आप सबको पता है कि
लाख के अराउंड 5 लाख बिल्कुल 25,000 बिल्कुल। रुपए। हाँ। क्या कहना चाहेंगे राना तो भाई? ये सिर्फ मेरे एक जहन में आया तो मैं सिर्फ इसलिए पूछ लिया आपसे जी, मैंने- कि वो लोग कम से कम आर्टिफिशियल से बेटर है कि वो चांदी का ही जेवर दे दें। जी, ये बिल्कुल आपके सवाल के अंदर ही जवाब आपने खुद ही दे दिया। मैं समझता हूँ कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो ऐसी है कि वो एक मतलब अच्छा शो पीस के है, तौर पे है, वो उसकी तो कुछ अरसे के बाद हाँ। काली भी पड़ जाती है, फिर उसको कोई खरीदार नहीं होता, उसका बिल्कुल। कोई नहीं खरीदता। लेकिन चांदी ऐसी चीज़ है कि चांदी का आपने जेवर बनाया है तो चांदी को कल आप बेच भी सकते हो, ठीक। उसमें आपको नुकसान बहुत कम नुकसान होगा। मकसद करेंगे अगर आप शोभा जेवर साजी में ले लें तो गोल्ड के बाद आप चांदी का पहनावा कर राना सकते भाई, हैं। आपके कहने का मतलब है कि आर्टिफिशियल से बेहतर है सिल्वर और जी, सिल्वर बिल्कुल। से बेहतर है गोल्ड। मौजूद ख़वातीन हज़रात, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म हो जाता है। कल एक और शो के साथ नए मेहमान और नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक आपका हमारा अल्लाह ने के बाद।